नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित भारत का संवैधानिक विकास के टॉपिक को कवर कर रहे थे। आज इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले दो वीडियो को देख करके अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। यदि आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाले हुए हैं, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के उपरांत दो महत्वपूर्ण अधिनियम हैं। एक भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसके पश्चात देखेंगे संक्षेप में कि भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो यहाँ हुआ क्या, तो 1919 ईस्वी का जब भारत सरकार अधिनियम जब पारित किया गया तो इसमें एक प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के उपरांत इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और वह आयोग समीक्षा करेगी कि वह अधिनियम उस अधिनियम के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था में कितनी प्रगति हुई है या किस प्रकार से भारत में शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1927 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि इस साइमन आयोग का जो गठन किया गया था उसका मूल कारण क्या था गठन करने का, तो भारत में द्वैध शासन की विफलता के क्या कारण रहे हैं एवं भारतीयों के द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की जा रही है, तो उनकी इस मांग को किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरा किया जा सकता है। और साइमन आयोग जो था, साइमन कमीशन, उसमें मूल रूप से ब्रिटिश नागरिक ही केवल थे, इसलिए साइमन आयोग का भारत में बहिष्कार किया जाता है। इस विरोध के कारण तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड, आप लोग नाम जानते होंगे, लॉर्ड बर्कनहेड 1927 में भारत सचिव थे। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि भारतीय अपना संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। तो उस समय 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाता है, जिसे हम लोग मूल रूप से नेहरू समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति ने एक प्रस्ताव या संविधान का मसौदा तैयार कर ब्रिटिश राज्य के सामने या ब्रिटिश सरकार के सामने रखा, परंतु यहाँ पर एक उल्लेखनीय तथ्य है कि बर्कनहेड का कहना था कि भारतीय अपना जो संविधान है वो सभी को लेकर या सभी उस संविधान को माने वैसा संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर यह हमें ध्यान देने योग्य एक तथ्य होगा हमारे लिए कि जब नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है तो उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना इस नेहरू रिपोर्ट से संतुष्ट या सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांग 1929 में प्रस्तुत कर दी। अब इसे देखते हुए 1930 से 32 के मध्य क्या किया गया कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इन गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के कारण 1933 में ब्रिटिश की सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है, जिसमें आने वाले संविधान की रूपरेखा का मसौदा या प्रस्ताव पेश किया जाता है। कालांतर में लिलिथगो जो तत्कालीन भारत के वायसराय थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है और यह जो समिति थी इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का संविधान हमें सामने दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। तो सर्वप्रथम है कि इस अधिनियम के अनुसार भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी। इस अखिल भारतीय संघ का जो विचार किया गया था, इसमें क्या था, तो राज्य एवं रियासतें दोनों शामिल होंगी। यद्यपि यहाँ यह प्रावधान रखा गया था कि इसमें राज्य एवं रियासत की इच्छा होगी, उन पर जबरदस्ती संघ में शामिल होने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। लेकिन यह जो अखिल भारतीय संघ था यह कभी भी फलीभूत नहीं हुआ था। आगे देखते हैं कि जो संघ बनेगा उस संघ और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। जैसा कि आज हम लोग अपने संविधान में देखते हैं कि संघ और राज्य जो इकाइयां हैं संघ की, उनके मध्य शक्तियों का 3 भागों में बंटवारा किया गया है। कौन कौन सा है, तो राज्य, संवर्ती और संघ सूची में आज भी हम विभाजन को देखते हैं। उसी प्रकार से भारत शासन अधिनियम में राज्य, संवर्ती और संघ सूची में विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट विषय जो रखे गए थे 1935 के अधिनियम के अनुसार, वह गवर्नर जनरल के
पास रखा गया था कि अवशिष्ट विषय पर कोई भी नियम कानून का निर्माण होगा तो वह गवर्नर जनरल ही बना सकते हैं। आगे है कि द्वैध शासन, यहाँ पर द्वैध शासन जो था प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की जाती है तथा वहां पर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है जो प्रांतों के लिए विधि का निर्माण करेगी। आगे है कि द्वैध शासन जो है प्रांतों में तो समाप्त कर दिया गया परंतु केंद्र में इसे लागू कर दिया गया तथा केंद्र में दो प्रकार के विषय रखे गए, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर जो भी नियम कानून बनाने थे वह गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद या गवर्नर जनरल अपने परिषद की सहायता से नियम कानून बनाते थे और जो हस्तांतरित विषय थे उस पर भारतीय मंत्री गवर्नर जनरल के सलाह पर उन विषयों के ऊपर में नियम कानून या जो भी कानून थे उनको बनाने का काम उनका था। आगे है कि इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में हम लोगों ने देखा था कि पहली बार भारत में पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था, जिसका चरम हम लोग 1935 के इस अधिनियम में देखते हैं। यहाँ किया गया तो इस व्यवस्था का जो विस्तार था वो दलित जातियों, मजदूरों और महिलाओं के लिए किया जाता है, यानी कि अब इनके पास भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का इनके लिए भी विस्तार कर दिया गया। आगे है कि 1958 में इंग्लैंड में जो भारत परिषद का जो गठन किया गया था उसका यहाँ पर समापन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है और 1936 में हम लोग RBI, जिसे आज हम लोग RBI जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त संघीय, राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में की जाती है। इसके अतिरिक्त संघीय न्यायपालिका का गठन किया जाता है और भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन है वह 1 अक्टूबर 1937 को किया जाता है। इस संघीय न्यायपालिका के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस ग्वेर इस संघीय न्यायपालिका के प्रथम न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय तथ्य है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे जो थे तत्कालीन 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है एलिजा इम्पे, उसके अनुसार न्यायाधीश, इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 6 अन्य न्यायाधीशों को इस संघीय न्यायपालिका में नियुक्त किया जाता है, जिसमें से कि 2 भारतीय थे, एक थे MR जैकब और दूसरे थे MS सुल्तान। इन 2 भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय न्यायपालिका में सबसे पहले की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। बर्मा को भारत से पृथक कब किया गया? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा 2 अन्य प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और सिंध। उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण किया गया, बिहार से पृथक कर उड़ीसा का तथा महाराष्ट्र से अलग कर सिंध का निर्माण किया जाता है। इसके पश्चात आगे हम लोग देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखने के पूर्व हम भारत में 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा के पश्चात लागू होने के पश्चात जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो चुकी उसे हम लोग एक संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। सर्वप्रथम तो हुआ क्या कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 ईस्वी में भारत में चुनाव करवाए जाते हैं तथा भारत में प्रांतों के अंतर्गत कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकारों का गठन किया जाता है। वहीं विश्व में एक महत्वपूर्ण घटना इस समय घटित हो रही होती है, वह था 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है तथा अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सरकारों से बिना पूछे हुए भारत को भी विश्व युद्ध में शामिल करा लिया जाता है। उसी दरमियान 1939 में 1939 ईस्वी में जो तत्कालीन भारतीय सरकारें थी प्रांतों की, उन्होंने 28 माह के उपरांत इस्तीफा दे दिया और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने
अगस्त 1940 ईस्वी, अगस्त 1940 ईस्वी में एक अगस्त घोषणा की, जिसमें कहा गया कि भारतीयों को औपनिवेशिक शासन प्रदान किया जाएगा, साथ औपनिवेशिक स्वशासन प्रदान किया जाएगा, साथ ही गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें अधिक संख्या में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, तथा एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से ही सारी कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाएंगी। परंतु मुस्लिम लीग और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया तथा स्वतंत्रता की मांग इन लोगों ने कर दी। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है, जिसे हम लोग मूल रूप से दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। आगे है कि अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत की सहायता प्राप्त करने के लिए अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन के ऊपर दबाव डालना प्रारंभ किया कि भारत को आप स्वतंत्र कर दो। और इसी कड़ी में 1942 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत में भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन का भारत में विरोध होता है तथा गांधी जी इसे एक पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, उत्तर दिनांकित चेक कहते हैं गांधी जी के द्वारा, जिसमें नेहरू जी जोड़ दिए थे कि एक ऐसा बैंक जो जल्द ही डूबने वाला है। आगे है कि जब यह सारी वार्ताएं फेल हो गई या सारे मिशन जब फेल हो गए तो 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया तो अब अंग्रेजों के लिए एक संकट का दौर खड़ा हो जाता है कि आखिर हम लोग करें क्या। तो लिनलिथगो के जगह पर 1947 ईस्वी में ही लॉर्ड बेवेल को भारत का वायसराय बना करके भेजा जाता है, जो उन्होंने एक जून 1945 ईस्वी में बेवेल योजना प्रस्तुत की तथा उस पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। परंतु यह जो शिमला सम्मेलन और बेवेल योजना थी वह भी मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण क्या होता है, विफल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है, जिसके आधार पर कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में पुनः चुनाव कराए जाते हैं तथा संविधान सभा के गठन एवं अंतरिम सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यद्यपि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना का मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया जाता है तथा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को भारत में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत बंगाल के साथ साथ पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठते हैं। इस समय अंग्रेजों ने यह मान लिया कि अब ये दोनों जो राष्ट्र हैं भारत और पाकिस्तान एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसके लिए इनका विभाजन कर दिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इटली ने घोषणा की थी कब, तो 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की कि 30 जून 1948 तक जो भारत की सत्ता होगी वह भारतीयों को सौंप दी जाएगी और ब्रिटिश जो है वहाँ से वापस ब्रिटेन लौट जाएंगे। और इस घोषणा को फलीभूत करने के लिए भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना करके भेजा जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन आते ही भारत में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करते हैं। माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत कब किया जाता है, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसे हम लोग जून योजना, ध्यान रखिएगा, जून योजना के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। यह योजना मूल रूप से थी क्या, तो यहाँ इससे पहले देख लेते हैं कि जब यह योजना प्रस्तुत की जाती है तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 प्रस्तुत किया जाता है और 4 जुलाई को यह हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम पेश किया जाता है, जहां से यह 15 जुलाई को पारित होती है और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा राजकीय स्वीकृति इसे प्रदान कर दी जाती है। इसमें यह कहा गया था कि भारत पर ब्रिटिश राज एवं संप्रभुता जो होगी वह समाप्त हो जाएगी तथा भारत का विभाजन भारत एवं पाकिस्तान में कर दिया जाएगा तथा ये दोनों राष्ट्र अपना स्वयं का संविधान का निर्माण करेंगे। जब संविधान का निर्माण कर लिया जाएगा तो इन दोनों देशों का शासन व्यवस्था अपने द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा ही किया जाएगा। यद्यपि उससे पूर्व जो शासन होगी वह शासन का संचालन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप चलेगा। और यहाँ पर इस योजना में यह भी प्रावधान था माउंटबेटन योजना में कि पृथक संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वह कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाएगा। जहां हम लोग देखते हैं कि जब विभाजन हो जाता है भारत का 15 अगस्त 1947 से 2 राष्ट्र बन जाते हैं,
कौन कौन से राष्ट्र हैं? तो भारत और पाकिस्तान। भारत के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? माउंटबेटन। और यहाँ के जो सरकार थे उसके प्रधानमंत्री या उपाध्यक्ष कह लीजिए तो कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू। वहीं पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाता है तथा उपाध्यक्ष लियाकत अली या प्रधानमंत्री लियाकत अली के रूप में वहाँ पर बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि जब माउंटबेटन योजना को की स्वीकृति प्राप्त हो गई तो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुरूप, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुरूप 1946 में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुरूप क्या किया जाता है? एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष थे माउंटबेटन और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर क्या किया गया कि इस संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर, यानी कि जो भी सीटों का बंटवारा किया गया था वो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वह किस पर निर्धारित की गई थी? तो वह जनसंख्या पर निर्धारित की जाती है। वहीं देखते हैं हम लोग तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल में, वर्तमान संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाती है जिसकी अध्यक्षता उस समय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा की जाती है। सचिदानंद सिन्हा के द्वारा ये इसकी अध्यक्षता की जाती है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये बराबर प्रश्न पूछा जाता है। आगे है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अपने अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेती है और वह अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में संविधान सभा अपने अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेती है। आगे है कि तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा एक संवैधानिक सलाहकार का गठन करती है। तो वह संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव का मूल कार्य क्या था? तो जो भी संविधान का प्रारूप का तैयार करना था वो प्रारूप तैयार करके प्रारूप समिति को सौंप देना ताकि प्रारूप समिति उस संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करके भारत के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण कर सके। आगे है तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल की जाती हैं। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, यानी जो संविधान सभा बैठी थी उसका क्या उद्देश्य है, किस प्रकार के संविधान का बनाने का इसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो पारित कब हो जाता है? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। वहीं 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर करते हैं। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसमें सदस्य कौन कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी इसके सदस्य बनाए जाते हैं। इसके उपरांत संविधान का 3 वाचन किया जाता है और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित करके अंगीकृत कर लिया जाता है। और यहीं पर 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया जाता है जिसमें उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां विद्यमान थी जो वर्तमान में बढ़ करके 8 अनुसूची से 12 अनुसूची हो गई है। हमारे संविधान के निर्माण में बनने में लगने वाला उस समय कितना था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में यह बनकर तैयार हुआ और कुल 63,96,000 रुपये इस पर खर्च होते हैं। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की जाती है और भारत एक गणतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। आगे हम लोग इसी क्रम में देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं, किस प्रकार की समितियों का निर्माण हुआ, हमारे संविधान में क्या क्या भाग हैं, किस प्रकार से अनुसूचियां हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या अनुच्छेद हमें बताए गए हैं, उन अनुच्छेदों में क्या क्या है, उस आधार पर हम लोग आगे इस संविधान को देखेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे ताकि अधिक से अधिक इस एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग सही कर सके और अपना चयन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ले सकें।
उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होते रहते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।